सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। आज हमारा जो टॉपिक है जो चल रहा है कंटिन्यू, वो है FW रिक्स। और FW रिक्स के बारे में मैं आपके अब तक बता चुका हूं, और ये भी मैंने आपको बताया है कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक इनको कहा जाता है। ये पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात की। तो आइए सबसे पहले हम उस डेफिनेशन को जानने की कोशिश करते हैं जो इन्होंने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दी, तुलनात्मक लोक प्रशासन की जो आपने जो परिभाषा दी, पहले उसे हम एक बार ठीक से समझ लेते हैं ताकि आगे की थ्योरी को हमें समझने में आसानी होगी। तो 1962 में आपने जो आर्टिकल लिखा ट्रेंड्स इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, आपने उसमें ये कहा कि वर्तमान में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3 तरीके के ट्रेंड्स मिलते हैं, यानी 3 तरीके के ओरिएंटेशन मिलते हैं। यानी कि जैसा हम देख रहे हैं वो किस दिशा में जा रहा है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जो इस समय जो ट्रेंड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो है नॉन इकोलॉजिकल से इकोलॉजिकल की तरफ, गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी की तरफ। इसका मतलब पहले समझने की कोशिश कीजिए, एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी। अब तक आपने जितनी भी थ्योरी पढ़ी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अब तक जितना भी आपने थिंकर्स को पढ़ा, आपने एक चीज़ गौर की कि हमने हर जगह देखा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का समाज पर क्या प्रभाव है, क्या वो समाज के लिए काम करता है, उसके वर्क एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, कैसा एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को होना चाहिए, लोक प्रशासक को, लोक सेवक को कैसा होना चाहिए, ये अब तक हमने जाना। लेकिन कहीं भी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की है कि जिस समाज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, लोक प्रशासक काम करता है, उस समाज का भी क्या कोई प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली अब तक जितने भी मॉडल अवेलेबल थे, यानी कि जो परंपरागत ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, वो पूरी तरीके से नॉन इकोलॉजिकल था, गैर पारिस्थितिकी था। अर्थात उसमें कहीं भी उस पर्यावरण, उस पारिस्थितिकी की बात नहीं की गई थी जिसका प्रभाव जो है वो लोक प्रशासक पर पड़ता है। जैसे इसको मैं बहुत एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करूँ कि किस तरह से समाज का प्रभाव लोक प्रशासकों पर पड़ता है। देखिए, जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें, चूँकि इनकी जो थ्योरी है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है, विकासशील देशों के लिए एप्लीकेबल है। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, चाहे चीन हो, इंडिया हो, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहती है। तो जो थ्योरी अब तक डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए थी, विकसित देशों के लिए बनाई गई थी, वो विकासशील देशों के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए वो एप्लीकेबल नहीं थी। क्यों एप्लीकेबल नहीं थी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो समाज है वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रभाव डालता है, लोक प्रशासकों पर प्रभाव डालता है। किस तरीके से डालता है, जैसे हम भारत के संदर्भ में समझने की कोशिश करें। जैसे जाति जो है वो भारत का एक अनिवार्य तत्व है, जाति धर्म। तो कहीं ना कहीं लोक प्रशासक भी जिस विशेष जाति से वो आते हैं या उन पर जातियों का प्रभाव पड़ता है। चूँकि जितनी भी परीक्षाएं हैं वहाँ भी आप देखते हैं कि रिजर्वेशन बेस्ड सिलेक्शन होता है, यानी कि OBC, SC ST और जनरल कैटेगरी। तो प्रत्येक कैटेगरी में आने वाला जो सेलेक्ट कैंडिडेट है, चूँकि उसका चयन ही किसी विशेष जाति के आधार पर हुआ है, इसलिए मतलब ये एक संभावना रहती है कि वो अपनी जाति के प्रति उसकी जो आस्था है वो दृढ़ रहती है, उसके प्रति वो उसकी एक आस्था रहती है। तो अब हम देखते हैं कि समाज का, क्योंकि भाई जाति एक सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है कि समाज में जातियां हैं, विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, उन सब का प्रभाव लोक प्रशासकों पर पड़ता है। तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि केवल लोक प्रशासक
समाज के लिए काम नहीं करते, वो समाज के लिए तो काम करते ही, लेकिन समाज का भी कहीं ना कहीं फ़र्क जो है, प्रभाव जो है वो लोक प्रशासकों पर पड़ता है। जैसे हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो भ्रष्टाचार जब कोई व्यक्ति रिश्वत देता है तो निश्चित रूप से रिश्वत लेने वाला जो लोक प्रशासक है वो उसके लिए दोषी है, लेकिन उतना ही दोषी देने वाला है, क्योंकि वो समाज का जो व्यक्ति है जो ब्राइब दे रहा है, जो रिश्वत दे रहा है, उस हैबिट को, एक ट्रेंड को डेवलप कर रहा है कि भाई जब कोई काम नहीं हो रहा तो स्पीड मनी के बतौर कि भाई काम तेज़ी से हो जाए, वो स्पीड मनी के तौर पर उस पैसे को देता है ताकि उसका काम जल्दी से हो जाए, और फिर एक ट्रेंड बन जाता है। तो कहीं ना कहीं समाज का प्रभाव लोक प्रशासकों पर पड़ता है। अब तक कहीं भी किसी भी स्टडी में किसी भी थिंकर को आपने नहीं देखा होगा जिसने ये टू वे को, यानी कि लोक प्रशासकों का समाज पर प्रभाव और समाज का लोक प्रशासकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्ययन नहीं किया था। लेकिन इनका कहना है कि जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम जो है हमारा जो ओरिएंटेशन है वो नॉन इकोलॉजिकल से इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकी की तरफ है। यानी कि अब हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि लोक प्रशासकों पर समाज का या उस पर्यावरण का जिसमें कि वो रहते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा है नॉर्मेटिव से एम्पिरिकल। ये देखिए, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। नॉर्मेटिव का अर्थ क्या है? नॉर्मेटिव को हिंदी में हम कहते हैं आदर्शात्मक से अनुभव मूलक उपागम की ओर जाने का जो है प्रवृत्ति रखता है। इसका मतलब क्या है? नॉर्मेटिव का मतलब होता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ये बड़ा आदर्शात्मक, यानी कि बातें जो हैं, जो सिद्धांत हैं वो बड़े आदर्शात्मक हैं। जैसे हम नौकरशाही की ही बात करें कि नौकरशाही की ब्यूरोक्रेसी की जो परिभाषा, जो लक्षण जो है वो वेबर ने दिए हैं, वो क्या है कि वो तटस्थता, अनामता, ठीक है, वस्तुनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी रखेगा, ठीक है, यानी कि वो किसी नाम के लिए काम नहीं करेगा, एकदम तटस्थ होकर, एकदम न्यूट्रल होकर काम करेगा। वो किसी पार्टी, किसी जाति या किसी भी विचारधारा का समर्थन नहीं करेगा, ओके। और वो किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होगा, वो केवल वस्तु को देखेगा, सिद्धांतों को देखेगा, कानून को देखेगा, और कानून यदि किसी को छूट देता है तो ही उसको वो छूट देगा, या कानून उसको यदि छूट नहीं देता है तो वो किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति को छूट नहीं देगा, चाहे वो व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। तो ये जितनी भी बातें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या ब्यूरोक्रेसी में जो वेबर ने बताई हैं, ये सारी की सारी व्हाट ऑट टू बी हैं, क्या होना चाहिए, एक लोक प्रशासक में क्या खूबी होनी चाहिए। तो जितनी भी बातें अब तक हम पढ़ते आए हैं वो सभी आदर्शात्मक हैं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े आदर्श की बातें की गई हैं, लेकिन कहीं भी अब तक हमने ये पढ़ने की कोशिश नहीं की है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, एम्पिरिकल क्या है, अनुभव क्या है, क्या जो तटस्थता, अनामता, वस्तुनिष्ठता की जो बातें की जाती हैं कि वो किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं करेगा, तटस्थ रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, किसी तरीके की राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं करेगा। तो ये सारी बातें जो आदर्शात्मक हैं, व्हाट ऑट टू बी हैं, क्या होना चाहिए, की वजह हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्या वास्तव में लोक प्रशासक तटस्थ हैं? क्या वो किसी भी पर्टिकुलर राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित नहीं हैं? क्या जो समाज के अंदर जो एक हम कह सकते हैं कि समाज की जो भी बुराइयां हैं, क्या वो लोक प्रशासक के अंदर नहीं आ रही हैं? ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का, क्योंकि देखिए लोक प्रशासक जो होता है एक पब्लिक फिगर है और उसको पूरी पब्लिक देखती है, उसके एक एक आचरण को पब्लिक देख रही है, तो उससे एक आशा की जाती है कि वो एक आदर्श व्यक्ति का व्यवहार करेगा। लेकिन क्या वाकई वो एक आदर्श व्यक्ति का व्यवहार करता है? तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में हो क्या रहा है। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं कि इथिक्स का जो पेपर जोड़ा गया है, वो इथिक्स का पेपर एक्चुअली इसीलिए जोड़ा गया है कि व्यक्ति के अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो जिन बड़े बड़े महान उदात्त मूल्यों की, है ना, महान गुणों की हम चर्चा उसके अंदर करते हैं, एथिक्स के अंदर, है ना, नैतिकता के अंदर, क्या वो नैतिकता लोक प्रशासकों में है? क्या वो सारी चीज़ें
जो आंसर लिखते समय लिखी जाती हैं बड़ी बड़ी बातें जो कि बहुत आदर्शात्मक हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है ये स्टडी करना पड़ेगा, स्टडी करना चाहिए कि वास्तव में हमने जो मॉडल बनाया है, जो हमने सिद्धांत बनाए हैं वो तो बहुत आदर्शात्मक हैं, नॉर्मेटिव हैं, लेकिन एक्चुअली एम्पिरिकल क्या है इसका अभी तक कोई अध्ययन नहीं हुआ है। तो ये अध्ययन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किया जाना चाहिए। तीसरा है इडियोग्राफिक से नोमोथेटिक की ओर जाने का ट्रेंड जो है वो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। ये दोनों ही वर्ड जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि FW रिक्स बहुत सारे नए नए शब्दों को लाएंगे, उन सारे शब्दों को आपको याद भी करना है और ये भी समझना है कि वहाँ उसका मतलब क्या है। तो इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक ये दोनों ही FW रिक्स की देन है। इसका मतलब इडियोग्राफिक का मतलब है कि किसी विशिष्ट घटना, समस्या, संस्था, प्रशासनिक प्रणाली, राष्ट्र का अध्ययन, यानी कि किसी विशिष्ट इकाई का अध्ययन। या हम जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए कि अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ हम जो है एक विशिष्ट इकाई, एक स्पेसिफिक हमने यूनिट चुन ली। अब वो कोई देश हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, जैसे हम CAG की हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का अध्ययन कर रहे हैं, या हम राष्ट्रपति का अध्ययन कर रहे हैं, या हम प्राइम मिनिस्टर का अध्ययन कर रहे हैं, या हम पार्लियामेंट का अध्ययन कर रहे हैं। किसी एक पर्टिकुलर हमने यूनिट को हमने चुन लिया है और हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो वो कहलाता है इडियोग्राफिक। लेकिन अब हमको ओरिएंटेशन करना पड़ेगा कि हम अलग अलग यानी कि विशिष्ट घटना, संस्था या राष्ट्र का अध्ययन करने की बजाय हम विभिन्न राष्ट्रों, विभिन्न संस्थाओं या विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करें। जैसे हम भारत के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं उसकी तुलना अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड या चाइना से, इनसे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए हर देश का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मॉडल है उसमें कुछ विशिष्टताएं हैं। देखिए जैसे जब हमने भारत का संविधान बनाया, आप देखिए संविधान भी आप गौर करेंगे तो उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, लगभग जितने भी बड़े बड़े देश हैं उन सभी से हमने कुछ ना कुछ लिया है। क्यों कुछ ना कुछ लिया है? क्योंकि हमें जहाँ से भी कुछ अच्छा मिले, एक कहावत भी है ना कि सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। तो हमको सार जो अच्छी चीज़ें हैं वो कहीं से भी मिले, किसी भी देश से मिले। तो हमारा जब बना तो संविधान ऐसे नहीं कि केवल लिखना शुरू कर दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब इस संविधान को लिखा तो उन्होंने कई सारे देशों के जो संविधान का अध्ययन किया और जहाँ से भी उनको कुछ अच्छी चीज़ें मिली उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और एक भव्य और एक बेहतरीन भारतीय संविधान का उन्होंने सृजन किया। ठीक यही बात हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल पर भी लगा सकते हैं कि हमें किसी स्पेसिफिक किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट का अध्ययन करना यदि हम चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम प्रेसिडेंट की बात करें तो हमें तुलना करना पड़ेगा कि भारत का प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट से में क्या कंपैरिजन है, या भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अलग अलग देशों जो कम से कम बड़े जो देश हैं, चाहे वो इंग्लैंड है, अमेरिका है, या और भी जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर का पद होता है वहाँ हम उसकी तुलना करें। तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आती हैं। और एक्चुअली होता क्या है, जब हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं, यानी कि हम कंपैरिजन करते हैं, तो हम जो गहन तुलनात्मक विश्लेषण जब हम करते हैं, कंपैरिजन जब हम करते हैं और बहुत डीप कंपैरिजन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम किसी सिद्धांत तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली प्रिंसिपल कब डेवलप होते हैं, सिद्धांत कब पैदा होते हैं? जब हम तुलना करते हैं। साइंस के अंदर भी कब कोई सिद्धांत बनता है? जब हम डिफरेंट प्रैक्टिकल कंडीशंस को चेंज करते हैं, यानी प्रैक्टिकल कंडीशंस को हम चेंज करते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में हम रिजल्ट निकालते हैं, और यदि अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में यदि सेम रिजल्ट आता है तब हम उसको एक सिद्धांत के रूप में हम उसे डेवलप करते हैं, बनाते हैं। ठीक यही बात यहाँ पर FW रिक्स कह रहे हैं कि यदि हम
कोई सामान्य सिद्धांत बनाना चाहते हैं, सामान्यतावाद, इसको हम सामान्यतावाद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम एक सामान्य सिद्धांत बनाना चाहते हैं जो हर देश पर एप्लीकेबल हो। क्योंकि अब तक जो मॉडल अवेलेबल थे वो केवल डेवलप्ड कंट्रियों के लिए, विकसित देशों के लिए एप्लीकेबल थे, वो कहीं भी विकासशील देशों के लिए अप्लाई नहीं हो पा रहे थे। इसलिए आवश्यकता थी कि हम डिफरेंट देशों के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंपैरिजन करें, कंपैरेटिव स्टडी करें, एनालिसिस करें, उसके बाद कुछ सामान्य सिद्धांतों को निकालें, तब हम जो है वो जो सिद्धांत निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ओरिएंटेशन है वो अब इडियोग्राफिक से नोमोथेटिक की ओर होने लगा है। अब विभिन्न देश केवल एक स्पेसिफिक अपने ही देश के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन न करके अलग अलग देशों के मॉडल्स का अध्ययन करता है, ताकि कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें, कुछ बढ़िया चीज़ें उनके जो मॉडल है उसमें आ सकें। भारत में भी इस तरीके की जो कंपैरेटिव स्टडी है वो लगातार चलती रहती। तो एफ.डब्ल्यू. रिक्स वो पहले शख्सियत हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंपैरिजन किया, कंपैरेटिव स्टडी की, और तब उन्होंने ये 3 ट्रेंड्स निकाले कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहला ट्रेंड है नॉन इकोलॉजिकल से इकोलॉजिकल की ओर, नॉर्मेटिव से यानी कि व्हाट ऑट टू बी से एम्पिरिकल यानी कि व्हाट इज़ की तरफ, और तीसरा है इडियोग्राफिक से नोमोथेटिक की तरफ। तो दोस्तों जब हम एफ.डब्ल्यू. रिक्स को पढ़ेंगे आगे तो हमें पहले इस डेफिनेशन को दिमाग में रखना पड़ेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एफ.डब्ल्यू. रिक्स को आगे समझने से पहले ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि एफ.डब्ल्यू. रिक्स ये सारी थ्योरी को क्यों लाते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, और जब भी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको इस ट्रेंड के बारे में ज़रूर लिखना होगा, क्योंकि यही कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रियल ट्रेंड्स हैं जिनके बारे में एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने इंगित किया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में इन्होंने 2 मॉडल दिए हैं, तो सबसे पहले हम एग्रेरिया मॉडल के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके बाद प्रिज्मेटिक मॉडल की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे एग्रेरियन मॉडल के बारे में। इसी के साथ नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।